आज का जो टॉपिक अपना है oogenesis। oogenesis, ठीक है। oogenesis के नाम से भी है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ओवम या एग का निर्माण होता हो, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग नॉन एज oogenesis, ठीक है। oogenesis की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले अपन देखेंगे अभी कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले फीमेल के अंदर बनेगा, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे फीमेल। फीमेल में किस पार्ट में? ओवरी में, ये ओवेरी। ओवेरी में कौन सी लेयर? बीच वाली एक लेयर बताई थी मैंने, ओवरी के एक अंदर की लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं अपन जर्मिनल एपिथेलियल सेल, बताया था मैंने, जर्मिनल एपिथेलियल सेल। जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ये सेल होती है, इसमें ओवरी की सेल है। और इसके नाम से भी जर्मिनल है, तो सीधी सी बात है जनन कोशिकाएं हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें मियोटिक डिवीजन हो, और मियोटिक डिवीजन होने से क्या बने, किसी भी गैमीट या एग का फॉर्मेशन होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले, जैसे इसको एक को ले लेते हैं अपन जर्म सेल। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई एक जर्म सेल है, किसमें है ये? ओवरी में। उसमें जो जर्म सेल होती है उसे क्या कहते हैं? oogonia कहते हैं। अब ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है ये देखेंगे अपन। जैसे मान लो कि क्या पढ़ रहे हैं अपन? फीमेल। फीमेल कब? जब वो जिस फीमेल को अपन पढ़ रहे हैं वो फीमेल खुद एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थी, ठीक है ना। ये फीमेल कहाँ थी? एम्ब्रियोनिक, मतलब अपनी मदर के यूट्रस में थी, तब की बात है ये। उस टाइम पे जब फीमेल डेवलप होगी तो उसके अंदर धीरे धीरे ओवरी भी विकसित होगी। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ओवरी जब विकसित होती है तो उसी टाइम पर उनमें क्या बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है oogenesis की प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही स्टार्ट हो जाती है, याद रहेगा। इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड है, और कोई भी फीमेल हो उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है वो कब आता है? लगभग 9 साल के बाद में, है ना। 9 से 10-11 साल के आसपास में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो उस टाइम तक की जो प्रोसेस, इसका मतलब कितने टाइम लगा इनको? 10 साल लग गए। स्टार्ट यहाँ हुआ था और आया कब? 10 साल बाद। ये तो हुआ। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन उसको रोक लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अरेस्ट स्टेज कहते हैं। सभी फीमेल में होती है ये। दूसरी चीज़ अपन सेम कंपेयर करें मेल से। मेल में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, वो कब स्टार्ट होता है? तो अपन कहेंगे कि लगभग 10 से 12 साल के बाद। इसका मतलब फीमेल में कब स्टार्ट हुआ? 10 साल पहले। ये तो हुआ। फीमेल में 10 साल पहले स्टार्ट हुआ, मेल में 10 साल बाद में स्टार्ट हुआ। अब अपन ये देखें कि फीमेल में बंद कब होगा? तो फीमेल में बंद कब होगा? 40 से 50 साल में। और मेल में बंद कब होगा शुक्राणु का निर्माण? तो लगभग अपन कह सकते हैं यहाँ से कि भाई 60 से 70 साल के आसपास में बंद हो जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 साल का अंतर आता है अपने अंदर। फीमेल में 10 साल पहले बंद होता है, मेल में 10 साल बाद में बंद होता है। कारण कि फीमेल में 10 साल पहले स्टार्ट हो चुका होता है वो प्रोसेस, और वही प्रोसेस मेल में कब होता है? 10 साल बाद में स्टार्ट होता है। तो सेम है कि 10 साल बाद में बंद होगा वो, ठीक है। तो ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टार्ट हो चुकी है। क्यों? एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या बना? इसमें ओवेरी बनी है। ओवेरी के अंदर क्या है? जर्म सेल है। जर्म सेल हमेशा कैसी होती है? 2n होती है, ठीक है। जर्म सेल 2n है। इसमें सबसे पहले एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर लगातार इसमें डिवीजन होगा माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। माइटोसिस लगातार डिवीजन होगा, तो मिलियन संख्या, लाखों में संख्या क्या होगी? इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। और जब जैसे ही फीमेल किस में पहुंचती है? प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचेगी 12 साल, मतलब 8 साल से 12 साल के बीच में। उस टाइम तक इनमें से सभी सेल्स जो बनी है, कितनी बताई मैंने अभी? लाखों मिलियन में बताई मैंने आपको। वो सेल धीरे धीरे नष्ट होती रहेगी, और उनमें से केवल कितनी पहुंचेगी? यहाँ 60,000 से 80,000 इतनी सेल ही बचेगी। इसका मतलब अब ये किस में जाएगी? आगे एग बनाएगी अब, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा।
अब यहाँ जो जर्म सेल है, ये अपन एक जर्म सेल मान लेते हैं कि ये कोई जर्म सेल है, ये लगातार डिवाइड कर रही है। कौन सा डिवीज़न चल रहा है भाई? पहले माइटोसिस चल रहा है, आगे से वापस डिवीज़न हुआ और लगातार माइटोसिस डिवीज़न चलता रहेगा। ठीक है, ये जो स्टेज है कि जिसमें ये अपनी संख्या बढ़ाती है मिलियन में, उस स्टेज को अपन क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि सेम गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, 3 स्टेज में बांटी जाती है। पहली मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी ग्रोथ फेज और तीसरी मैच्योरेशन फेज। हाँ, तीसरी कौन सी? मैच्योरेशन फेज। तो सेम इसमें भी यही है, बस इसमें ये है कि भाई ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है ये कहाँ चलती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में चल रही है। ठीक है, इन सभी कोशिकाओं को क्या कहेंगे? उगोनिया। ये तो कहेंगे उगोनिया। उगोनिया में से कोई उगोनिया अपनी साइज में बड़ी हो जाएगी, ग्रोथ कर लेगी और सभी जो इसको क्या देगी? न्यूट्रिशन देगी। न्यूट्रिशन के साथ साथ इसके चारों तरफ, जैसे मान लो कि एक बार तो मैं यही बता देता हूँ, इसे क्या कहते हैं अपन? प्राइमरी oocyte कहते हैं। ये प्राइमरी oocyte, ये भी कैसी है? 2n है और ये भी कैसी है? 2n। यहाँ तक सेम ही चल रहा है अब तक। और ये स्टेज जो है इसे क्या कहेंगे? ग्रोथ फेज। अब इसमें कौन सा डिवीज़न होगा? म्यूटिक डिवीज़न। देखो एक स्टेज होती है, यहाँ तक की जो स्टेज होती है ना, वो कब होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यहाँ तक। और इसमें जैसे डिवीज़न अब होगा तो ये होगा म्यूटिक फर्स्ट। म्यूटिक फर्स्ट होगा। म्यूटिक फर्स्ट में देखो स्टेज गुजरती है, प्रोफेज फर्स्ट भी आती है म्यूटिक फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में कितनी फेज होती है? 5 फेज होती है। कौन सी होती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, यही होती है। इसका मतलब ये भी इसी से गुजरेगी। जब ये म्यूटिक फर्स्ट में डिप्लोटीन स्टेज से गुजर रही होगी, उस टाइम में इस सेल को क्या किया जाएगा? रोक लिया जाएगा। यहाँ पे इसको रोक लिया जाता है। कब रोक लिया जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यहाँ रोका जाता है इसको। इसे कहते हैं फर्स्ट अरेस्ट। फर्स्ट अरेस्ट। अब ये पूरी डिवीज़न कब होगा? ये डिवीज़न तब होगा जब ये फीमेल किस में जाएगी? प्यूबर्टी स्टेज में। मतलब वो लगभग 9 से 10 साल के बीच में होगी, तब ये सेल का विभाजन होगा। देख लो, अब यहाँ स्टार्ट कब हुआ? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कंप्लीट कब हुआ? प्यूबर्टी में। तो ये अरेस्ट कितने साल का? लगभग 10 साल का अरेस्ट होता है ये लंबा। ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे इसमें डिवीज़न होगा तो, और डिवीज़न भी कैसा होता है? अनइक्वल डिवीज़न होता है भाई। अनइक्वल का मतलब होता है एक में साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो और एक में साइटोप्लाज्म नामात्र का हो। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक ये बना है और एक ये बना है। किसका पेन हिल रहा है क्या? बेटा उस पेन की आवाज़ आएगी फिर। ठीक है, अनइक्वल डिवीज़न हुआ। एक बड़ी कोशिका बनी, एक छोटी कोशिका बनी। बड़ी कोशिका को अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte। और ये कैसी होगी भाई? हैप्लॉइड होगी अब ये। ठीक है, और जो छोटी कोशिका बनी है उसे क्या कहेंगे? पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी हो गई। अब इसमें सेकेंड डिवीज़न होगा यहाँ पे, ये कंडीशन कह सकते हैं। और इसी टाइम पे डिवीज़न किस में होगा? पोलर बॉडी में भी होगा। पोलर बॉडी पहले से छोटी सी है तो उसमें डिवीज़न होगा, तो उससे भी छोटी छोटी कोशिकाएं बनेगी। तो यहाँ पे एक तो बड़ी कोशिका बनी है जिसे अपन ओवम कह रहे हैं, और ये जो 3 छोटी कोशिकाएं बनी हैं इन्हें क्या कह रहे हैं अपन? पोलर बॉडी कह रहे हैं। इसका मतलब जब कंप्लीट डिवीज़न होता है इसमें 3 तो पोलर बॉडी बनती है और एक ओवम बनता है। ये प्रोसेस चल रही है साथ साथ में। इसी के साथ साथ में जब ये प्रोसेस चल रही होती है तो जो प्राइमरी oocyte बना है, कहाँ से बना है? ये जर्म सेल से या उगोनिया से कह सकते हैं अपन। उगोनिया के साथ साथ में इनके ऊपर क्या होता है? एक आवरण बनने लगता है। किनका? कोशिकाओं का। कोशिकाओं का एक आवरण बनने लगता है इस प्रकार से, और चारों तरफ इसको प्रोटेक्ट करती है। और ये पूरी प्रोसेस किस में हो रही है? ओवरी के अंदर हो रही है। तो इसको प्रोटेक्ट करती रहती है। इन्हें ग्रेनुलोसा
सेल्स कहते हैं। और ये सेल्स जो ग्रेनुलोसा सेल्स आपस में इसको कवर करके रखती है, इसके कारण से कैसे बना लेगी, एक छोटी सी वेसिकल जैसी स्ट्रक्चर बन रही है गोल गोल, तो इसे क्या कह सकते हैं अपन, फॉलिकल, ये कह सकते हैं अपन। तो फॉलिकल देखो जब स्टार्टिंग में बना है तो इसके ऊपर इस फॉलिकल को क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। जैसे जैसे एग बड़ा हो रहा है, मतलब इसमें डिवीजन सेकंड हुआ है, तो इस टाइम इसकी जो थिकनिंग है वो और बढ़ जाएगी तब तक तो उससे कौन सी बनेगी, सेकेंडरी फॉलिकल, ये कह सकते हैं। और ज़्यादा इनका डिपोजिशन होता जाएगा कोशिकाओं का, तो उसे क्या कहेंगे अपन, टर्सरी। टर्सरी फॉलिकल ये कहेंगे। और टर्सरी फॉलिकल जब चारों तरफ से लेयर बन जाती है, उस मेम्ब्रेन के आवरण को क्या कहते हैं, आवरण को मैंने आपको एक पहले लिखाया था, मल्टी सेलुलर एक आवरण पाया जाता है, इसके ऊपर कवरिंग होती है, उसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, लिखा था मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये बताया था मैंने आपको। तो इसके चारों तरफ जो बनेगी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं उसे। और जब वो स्ट्रक्चर बन जाती है कंप्लीट, तो अब इसे क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल, क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। इसका मतलब ये जो अंडाणु है, ये जो एग है, ओवम है, ये किसमें है, अब ग्राफियन फॉलिकल में है ये, ठीक है ना। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से जैसे अपन बनाए यहाँ पे, इधर वाला मिटा दूँ ये तो, क्योंकि अब समझा दिया मैंने पूरा, तब ये तो मतलब ही नहीं है। देखो जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, ओवरी की स्ट्रक्चर है। तो ओवरी में दो पार्ट बताए थे मैंने ओवरी के, बाहर की तरफ होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेंटर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। और ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पे होती है, ओवरी के कौन से भाग में, कॉर्टेक्स में। ये तो बताया था मैंने, किनारे किनारे पे होती है, बीच में नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे बना सकते हैं कि भाई जो बाहर की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये कौन सी कोशिका है, जर्म कोशिका है, जर्म सेल है। जर्म सेल में से कोई कोशिका इस प्रकार से डिवाइड करके अपनी इस पे आ जाती है, प्राइमरी oocyte बना लेती है। प्राइमरी oocyte के साथ साथ में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक आवरण बनने लगता है, और वो प्रथम जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte में और अधिक डिपोजिशन होगा कोशिकाओं का, और अंदर ये क्या रहेगा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, लेकिन फिर भी इसके चारों तरफ क्या रहेगा, आवरण रहेगा इस प्रकार से। और बीच में क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी, इसे एंट्रम के नाम से जानते हैं। कैविटी जो बनती है इसे क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। और ये जो आवरण है, ये जैसे अपन इसे तो कह सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल, इसे क्या कहेंगे अपन, सेकेंडरी फॉलिकल कह सकते हैं। और ये और मेच्योर होगी, आवरण लगातार बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे क्या कहेंगे, टर्सरी फॉलिकल कहेंगे। और ये टर्सरी फॉलिकल जो है और अधिक मेच्योर होने के कारण से इसे अपन लास्ट में क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पे आएगी, किनारे पे आएगी, किसके, ओवरी के। ओवरी के यहाँ पे आके अटैच होगी इस प्रकार से। और जैसे ही ये जो यहाँ अटैच होगी, वो कौन से डे पे अटैच होगी, पीरियोडिक टाइम के मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे के ऊपर यहाँ अटैच होगी, 1 से 28 दिन चलता है, कौन से डे पे अटैच होगी, 14 डेज पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। इसका मतलब हो सकता है 2 दिन पहले तो होएगी, ये तो कह सकते हैं अपन। इसका मतलब लगभग यहाँ पे जो अटैच होती है ये
12 से 14 के आसपास में अटैच होगी। अटैच होते ही एक बॉडी के अंदर हार्मोन बढ़ेगा जिसे अपन बोलते हैं LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन। LH हार्मोन बॉडी में अचानक से बढ़ेगा 3 दिन के आसपास। 3 दिन में जब बढ़ेगा तो फीमेल को महसूस होता है। कैसे महसूस होता है? उसकी बॉडी में उस टाइम पे टेम्परेचर जो हीट है वो बढ़ती है, ठीक है। तो टेम्परेचर का बॉडी का बढ़ना तो वो इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर ओव्यूलेशन अभी होने वाला है 12 से 14 दिन के आसपास। और जैसे ही ओव्यूलेशन होगा तो सीधी सा है, यहाँ से जो एग था वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और एग के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ये तो कहते हैं। और कोरोना रेडिएटा के अंदर एक आवरण है, उसे क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा है। इसको अपटेक किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा? फिम्ब्री। ये जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, इसे क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं? फिम्ब्री। फिम्ब्री के द्वारा इसे कैप्चर कर लिया जाएगा और आगे एम्पुला पार्ट में पहुंचा दिया जाएगा। और एम्पुला पार्ट में क्या हो जाएगा? इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब ये जो टूटी हुई पार्ट है, कौन सा? ग्राफियन फॉलिकल जब टूट जाता है, एग बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को तो अपन क्या कहते हैं? ओवुलेशन। ये कह दिया। अब टूटने के बाद में ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल वेस्ट नहीं जाती है। ग्राफियन फॉलिकल इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाती है, इस प्रकार की, और इसे क्या कहते हैं? ग्लैंड। एक ग्रंथि बनेगी। अब इससे क्या बनेगी? इससे ग्रंथि। कौन सी ग्लैंड बनेगी? किसी को आइडिया है? एक दिन बताया था मैंने आपको, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, इससे एक ग्रंथि बनती है, उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक हार्मोन रिलीज करती है, उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। आगे समझ में कि एग जब रिलीज हुआ है तो एग के बाद में स्टेप कौन सी आती है? प्रेगनेंसी आएगी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कोई हार्मोन तो चाहिए बॉडी में। तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? ग्राफियन। देखो इसकी पूरी प्रोसेस की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राफियन फॉलिकल की है। शुरू से इसको प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? ग्राफियन फॉलिकल कर रहा है। प्राथमिक फॉलिकल, द्वितीयक सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ से इसको एग निकाल भी दिया बाहर, तब भी यही ध्यान रखेगी कि इन फ्यूचर अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया है तो आगे क्या होगा? यूट्रस का काम। अब आगे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम जो भित्ति होती है वहाँ पर ये क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट जो इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट होगा तो इम्प्लांट करने तक का काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन का है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की जो परत है उसको तैयार करता है कि हम जो अंडाणु है उसको भेज रहे हैं, आप उसका इम्प्लांटेशन करें। तो उसका काम भी कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम है। सपोज एक कंडीशन है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बना, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है फर्टिलाइजेशन हो ही। ये तो रेयर कंडीशन है शादी के बाद की। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम तो बनी है, इसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई भी है, प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज कर दिया। अब अपन कह रहे हैं जाइगोट बना ही नहीं है। जाइगोट नहीं बनेगा तो ये क्या होगा? धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अब नष्ट हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी के अंदर इसका हार्मोन का लेवल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन जब बढ़ा था तो इसने क्या तैयार कर दिया था? यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम को तैयार कर दिया इसने तो। और एंडोमेट्रियम को तैयार करने का मतलब उसमें काफ़ी मात्रा में ब्लड, न्यूट्रिशन, फूड, सब चीज़ें इकट्ठे कर दिया उसने तो। अब कह रहे हैं अपना फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, गलती से नहीं हुआ तो उसको तोड़ना तो पड़ेगा। अब क्या होगा? जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, कम होते ही एंडोमेट्रियम भी टूटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। लास्ट टाइम में ये वेट कब तक करता है? 14 तारीख को अंडाणु रिलीज हुआ, ओवम कब तक वेट करेगा? लगभग 4 दिन से 5 दिन के बीच में।
वेट किया जाता है कि स्पर्म आए और फर्टिलाइज करे। अगर नहीं आता है तो लगभग अपन कह सकते हैं 20 तारीख के बाद इसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसमें? एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में 20 तारीख के बाद में कभी भी देख लें, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का जो लेवल है ना वो कम आ जाता है ऑटोमेटिक ही, और धीरे धीरे एंडोमेट्रियम टूटने लगेगी। और लगभग 20 से 24 तारीख अपन कहें, 4 या 5 दिन तक जो फीमेल है इसको फील कर सकती है। जो मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे ही इसमें क्रम्पिंग होती है बॉडी के अंदर, पेट में जो क्रम्पिंग होती है यूट्रस में, वो पेन के रूप में होती है क्रम्पिंग, ठीक है ना। बैकबोन में पेन होना, थाइज में पेन होना, ये छोटी मोटी क्रैम्पिंग के कारण से साइड इफेक्ट आते हैं इसके, है ना, हर मंथ में 20 तारीख से 24 तारीख के आसपास। इसका मतलब फीमेल को पता चल जाता है कि एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, टूट रही है वो। और टूटना भी एक देखो कितना दर्दनाक है कि जितनी भी ब्लड वेसल्स बनी है वो हर महीने बनती है और हर महीने टूटती है, तो काफ़ी नुकसानदायक है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो ये जैसे ही टूटेगी, टूटने के बाद में 4-5 दिन इसको धीरे धीरे डैमेज होने में लगता है, और 4-5 दिन के बाद में धीरे धीरे ब्लीडिंग के रूप में वो वापस से निकल जाता है। और जैसे ही वो निकलेगा पूरा यूट्रस और ओवरी साफ़ हो जाएगा। फिर से वापस प्रोसेस पीछे पीछे चल रही है। प्राइमरी जैसे ही ब्लीडिंग कंप्लीट होती है ये वापस स्टार्ट हो जाता है। और इन ग्राफिन फॉलिकल को बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन दोनों एक साथ काम नहीं करते ना। क्यों? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब काम करता है? फर्स्ट डे से लेकर 14 दिन तक, 14 दिन या 13 दिन तक ही मान सकते हो आप। 13 दिन तक तो काम कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? ये FSH हार्मोन रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना अपने अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर जो पार्ट होता है वो ये हार्मोन स्रावित करता है FSH, जो आपकी ग्राफिन फॉलिकल के मैच्योरेशन तक पहुंचाती है। उसको पहुंच गई 13-14 दिन तक। अब इस टाइम पर इसका निर्माण तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और अचानक से जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? LH हार्मोन रिलीज करेगी। LH हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा FSH का लेवल डाउन आएगा, ये बढ़ेगा। ये कितने दिन के लिए बढ़ता है? लगभग 3 दिन के आसपास बढ़ता है ये, ठीक है ना। जैसे अपन कह सकते हैं भाई 12, 13, 14 या फिर आप कह सकते 13, 14, 15, 3 दिन, 13, 14, 15। उस टाइम पे LH का हार्मोन बढ़ता है। LH का हार्मोन बढ़ेगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा तो फिर LH का कोई काम नहीं है। अब LH का कोई काम नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा काम बचता है LH का। LH क्या करता है? ये जो ग्राफिन फॉलिकल टूटी है उसे ये मैसेज देता है कि हमने हमारा काम जो ओव्यूलेशन का था हमने ओव्यूलेशन कर दिया है, अब पीछे की जो प्रोसेस है आप संभालो। तो इसको जो ग्लैंड में कन्वर्ट करता है, ग्राफिन फॉलिकल को ग्लैंड में कन्वर्ट कौन करके जाएगा? LH, कि ओव्यूलेशन कर दिया है, और इसको इंडक्शन देके जाएगा कि अब आप ग्लैंड बनाओ और इसको आगे की प्रोसेस को आप संभालो। फिर ये इसको इंडक्शन देगा। अगर आप ये चाहो कि कुछ भी प्रोसेस नहीं हो, आप LH हार्मोन को अचानक से कम कर दो। LH हार्मोन को अचानक कम कर दोगे तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। कई बार ऐसे होता ना, अपन जनरली केस में सुनते हैं, अपने परिवार में अपने घर में भी देखते हैं अपन, कई फीमेल के जैसे में जो एग है वो मेच्योर नहीं होता तो सीधी सी बात है प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है। कई फैमिली ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं होने के कारण कई कारण हो सकते हैं। कईयों के तो एग नहीं बन पाते, कईयों के एग बनते हैं मेच्योर नहीं हो पाते, मेच्योर होते हैं ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होते, ओव्यूलेशन हो भी जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ आपको ग्राफिन ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन पाती। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ही नहीं, प्रोजेस्टेरोन लेवल नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम रहेगा तो फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगा तो इम्प्लांट नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। मतलब कई कारण हो सकते हैं ये सभी चीज़ों के, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस थी।